डियर साथियों, आपका स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं और डी ब्लॉक के तत्व की क्या विशेषताएं रहती हैं और क्या कुछ हमारे लिए खास है इस वीडियो में, वो हम देखने वाले हैं, है ना। तो डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में हमें जो विशेषताएं हैं, गुण हैं या फिर क्या होती हैं, बहुत जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इनको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आज हमारा ये है कि डी ब्लॉक के तत्व होते क्या है। डी ब्लॉक के तत्व होते क्या है। तो आपको पता है ना, उपकोष कितने होते हैं? 4। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष, है ना। तो हमें पता है डी क्या है? उपकोष है। डी क्या है? उपकोष है। और जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं आप-बाहु नियम के अनुसार, तो इन्हीं उपकोषों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। बोलो, जाते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल जाते हैं सर। तो इसकी परिभाषा मेरे भाई है ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिनका कौन सा इलेक्ट्रॉन? अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करे? डी उपकोष में प्रवेश करे, उन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक के तत्व की परिभाषा है कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, हो गया। अब आगे इन्हें संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? इन्हें संक्रमण तत्व, है ना। तो आप ये बताओगे कि इन्हें संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है मेरे भाई, एक दूसरे से फैलने वाले रोग को हम संक्रमण रोग कहते हैं। एक दूसरे से फैलने वाले रोग को हम कौन सा रोग बोलते हैं? संक्रमण रोग। जैसे अभी कुछ दिन पहले कोरोना रोग आया, कोरोना आया था। तो कोरोना देखो एक दूसरे के छूने से फैल रहा था कि नहीं, इसलिए जो कोरोना था मेरे भाई वो संक्रमण रोग था। और जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, वो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के तत्वों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। मतलब एस और पी के गुण किस में आ जाते हैं? डी में आ जाते हैं। तो एक दूसरे से फैल गए ना, एस और पी से फैल गए ना, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो ध्यान रखना, डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि यह एस व पी के समान क्या करते हैं? एस व पी ब्लॉक के तत्वों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, डी ब्लॉक के तत्वों को सर रखा कहां गया है? तो इन्हें आवर्त सारणी में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक रखा गया है। अगर आप आवर्त सारणी आपके पास होगी तो उसमें देखो खड़ी लाइनों को हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्ग बोलते हैं। और खड़ी लाइनों में वर्ग 3 से 12 तक इन्हें हम रख सकते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आ जाता है कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, किसका? डी ब्लॉक के तत्वों का, वो होता है n-1 डी। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 10। तो 1 से लेकर 10। और ns 1 से 2, मतलब s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। तो 1 से 2। अब ये सर हमें ये n और n-1 नहीं आया समझ में, तो बिल्कुल आप बेटा समझिए, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखो, जैसे मेरे पास बेटा ये है एक तत्व स्कैंडियन जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 21, है ना। अब अगर मैं आप-बाहु नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताऊं आपको, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6 और 4s2 और 3d कितना बेटा? 1 आएगा, है ना। देखो ऐसे ही भरा जाता है। जो d होता है, देखो d को आपको कहां भरना चाहिए? देखो 3p6 4s2 और 3d1 ऐसे भरना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप-बाहु नियम के अनुसार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए। इसके 21 इलेक्ट्रॉन ऐसे भराएंगे कि नहीं भराएंगे? अब देखो d को हमने कहां भरा? अंत में भरा। d को कहां भरा? अंत में। लेकिन आप-बाहु ने बोला था कि जो d है वो डी ब्लॉक के तत्वों पर अपवाद लगता है। क्या लगता है बेटा? अपवाद। जैसे कॉपर और क्रोमियम पर अपवाद लगता है। मैंने आप-बाहु नियम पढ़ाया है, आप पढ़ लेना। ठीक है, अपवाद लगता है ना। अपवाद लगता है तो S का इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला जाता है? D में चला जाता है। तो इसलिए जो आप-बाहु महोदय का जो नियम था उसमें बोला गया था कि D को जो है ना S की जगह पे भरना और S को किसकी जगह पे भरना? D की जगह पे भरना, है ना। तो जब हम इसको आगे इसको पीछे करेंगे तो ये कैसे भराना चाहिए? मतलब 3d1 और 4s2 ऐसे भराना चाहिए। तो D का कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, D को अंतिम वाला जो S है उससे 1 पहले भरना, है ना। जैसे D को आप S को 4 पे भर रहे हो तो D को आप 3 पे भरोगे, है ना। अगर S को आप 6 पे भर रहे हो
है ना, तो डी को आप 5 पे भरोगे। एस को अगर आप 10 पे भर रहे हो तो डी को आप 9 पे भरोगे, मतलब एक पहले भरोगे, है ना। तो वही एन क्या है, एक संख्या है। जैसे मान के चलो एन की जगह हम कोई संख्या ले लें, जैसे 10 ले लें, है ना, तो इसको आप 9 पे भरोगे, है ना। तो वही तो है, अगर एन कोई संख्या है तो अगर हम एन पे 10 को भर रहे हैं तो एक कम पे डी को भरेंगे, तो अब n में एक कम करेंगे तो n-1 होगा, इसलिए इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है मेरे भाई, ठीक है। और देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में गया, किस में गया, डी में गया, इसलिए जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है उसे डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखना है, ठीक है। अब डी ब्लॉक के तत्व की गुण या विशेषताओं पे अगर बात करें तो क्या गुण या विशेषताएं हैं, तो भाई गुण या विशेषताएं कोई अलग नहीं, आप इसमें सब कुछ सीख चुके हो। देखो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है, कितना सिंपल, ये तो हम पढ़ चुके भाई, डी ब्लॉक के तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करेगा, ठीक है। चलो इन्हें वर्ग 3 से वर्ग 12 तक रखा गया है, इन्हें वर्ग 3 से 12 तक ही रखा गया है, ठीक है। इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, हाँ इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि एस और पी के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, देखो यही होता है, हो गया, है ना। इनमें सभी तत्व धातु हैं, ये बात याद रखना, इनमें जितने भी तत्व हैं बेटा वो धातु हैं। और आपको पता है धातु कौन होते हैं, धातु पता है आपको कौन होते हैं, जिन पर प्लस होता है ना बेटा वो धातु होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने एक तत्व लिख दिया Na+, आप बताओ ये धातु है, अधातु या उपधातु, कौन है बताओ। तो बेटा आप देख लो ना, इस पर प्लस लगा है मतलब धातु, मतलब कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं वो धातु होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अधातु, जो दान और ग्रहण दोनों करते हैं वो उपधातु, है ना। तो जो सोडियम है इलेक्ट्रॉन दान करता है इसलिए प्लस है, तो जो दान करेगा वो धातु, और संक्रमण तत्व सभी धातु होते हैं क्योंकि सभी संक्रमण तत्व इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात लिखी है, पारा या जो मरकरी है जिसको हम Hg से व्यक्त करते हैं, ये द्रव धातु है, क्या है बेटा, द्रव धातु। ध्यान रखना धातुएं बेटा हमेशा ठोस अवस्था में होती हैं, धातु हमेशा कौन सी अवस्था में होती है बेटा, ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन जो पारा या मरकरी होता है वो एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में है, और ये द्रव अवस्था में कब रहती है, तो बेटा ये द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर होती है। कौन से ताप पर बेटा, कमरे के ताप पर, मतलब रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पर बेटा द्रव अवस्था में होती है। तो सर ये रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो सुन लो 23 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस से जो 25 डिग्री सेल्सियस है ये आपका रूम टेम्परेचर है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है, तो आप बोल देना पारा होती है, ठीक है। तो ये संक्रमण तत्व हुए, मतलब डी ब्लॉक के तत्व हुए, है ना, और ये उनके गुण या विशेषताएं हुई। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि संक्रमण तत्व क्या है या डी ब्लॉक के तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए, है ना। डी ब्लॉक के तत्व ना लिखा होकर संक्रमण तत्व भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गया होगा बेटा, आपको क्रम से वीडियो मिल रही है, आपको क्रम से पढ़ाया जा रहा है, और आप, है ना, जैसा आप पढ़ना चाहोगे हम वैसा पढ़ाएंगे। बस शर्त आपसे ये है कि आप हमसे कुछ कहें कि भाई हमें इस टाइप का पढ़ना है, ऐसा आपके लिए कमेंट बॉक्स बना है ना, आप बताया करो, ठीक है भाई। तो फिर अगले हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे और आगे हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।